हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और इस लेक्चर में हम लोग संगम एज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, संगम एज जो है वो तमिलनाडु की हिस्ट्री में और साउथ इंडिया की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एज मानी जाती है। तमिल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग 3 संगम एग्जिस्ट करते थे, जिनको अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स भी कहा जाता है। तो ये जो 3 संगम है, संगम एज को 3 संगम में डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये कौन कौन से 3 संगम थे। बट इन 3 संगम को एंशिएंट तमिलनाडु में मुच्छनगम के नाम से जाना जाता था। तो ये कहते थे, मुच्छनगम कहते थे इनको। तो पांड्यास के टाइम पे देखो, संगम जो है वो काफ़ी फ्लरिश हुए थे और अब हम तीनों संगम के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पहला संगम हुआ था, ये हुआ था मदुराई में, और जितने भी भगवान थे और जो ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि थे, गॉड्स, लेजेंडरी सेजेस, उनके द्वारा ये संगम अटेंड किया गया था। बट इस संगम का हमें कोई लिखित में कुछ नहीं मिला है, कोई लिटरेरी वर्क जो है संगम का अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फिर हुआ था दूसरा संगम हुआ था कपड़ापुरम में। बट यहाँ के जितने भी लिटरेरी वर्क्स ऑलरेडी मौजूद थे वो सारे अब ख़त्म हो गए हैं। बट एक हमें लिटरेरी वर्क यहाँ का ज़रूर मिलता है, जिसका नाम है तोल्कापियम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये दूसरा संगम होता है। अब तीसरा संगम होता है, ये भी मदुराई में किया जाता है और इट वाज फाउंडेड बाय मुदाथिरुमरन। ठीक है, इनके द्वारा ये पाया जाता है तीसरा संगम। और बहुत सारे बड़े बड़े पोइट्स के द्वारा ये अटेंड किया गया था, जिन्होंने बहुत अच्छी वॉल्यूमिनस लिटरेचर जो है वो लिखी थी। बट इन जितनी भी लिटरेचर अभी मिली है उसमें से भी अभी कुछ ही मौजूद है, आज के टाइम में कुछ ही सरवाइव कर पाई है, बट ज़्यादा जो है हमें फिर भी नहीं मिलती हैं। तो अब ये जितने भी तमिल लिटरेरी वर्क्स जो हमें मिले हैं वो एक बहुत यूज़फुल सोर्स बनते हैं कि हमें इनसे संगम एज की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब जो संगम लिटरेचर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो तोल्कापियम, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर एतुतोगई, अब पट्टू पट्टू और पथिनेन किलकनक्कू, और 2 एपिक्स भी मिले हैं, सिलापथिगरम एंड मणिमेगलाई। दीज 2 एपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो तोल्कापियम जो है वो तोल्कापियर के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत फेमस है और सबसे अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर ये मानी जाती है। तमिल ग्रामर के बारे में है ये, और संगम पीरियड के टाइम पे जो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में ये डिपिक्ट करता है, तो उसके बारे में ये दर्शाता है। अब एतुतोगई, जिसको 8 एंथोलॉजीज़ भी कहा जाता है, इसमें 8 वर्क्स के बारे में लिखा गया है। तो ये सारे 8 वर्क्स हैं, इनके बारे में एतुतोगई में लिखा। एंथोलॉजीज़ होता है बेसिकली कि जैसे मान लो कि कोई एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो कि ग्रामर है, फॉर एग्जांपल ग्रामर है, तो ग्रामर पर ही बहुत सारे पोएट्स आते हैं अलग अलग, और सिर्फ ग्रामर पर ही अलग अलग अपने काम लिखते हैं, अलग अलग अपनी पोएम्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राइटिंग्स या अलग अलग पोएम्स और एक ही सब्जेक्ट पर जब अलग अलग ऑथर्स लिख देते हैं तो उसको एंथोलॉजीज़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पट्टू पट्टू, जो कि 10 आइडल्स भी कहा जाता है। इसमें 10 वर्क्स के बारे में बात की गई है। तो ये दीज आर द 10 वर्क्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन 10 आइडल्स। आइडल्स क्या होता है बेसिकली कि एक आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है किसी इंसिडेंट का आप लिख देते हो। ठीक है, कि कोई एक इंसिडेंट हुआ था, उसका आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो उसको आइडल्स कहा जाता है। तो ऐसे 10 आइडल्स जो हैं वो बनाते हैं, और इसमें 10 वर्क्स के बारे में यहाँ पर गिवन है। अब ये जो दोनों ही वर्क्स हैं, एक तो 8 एंथोलॉजीज़ वाला वर्क दिस एंड 10 आइडल्स वाला वर्क, ये इन दोनों को हम 2 मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है अहम, लव, एंड पुरम, वेलर। वेलर होता है बेसिकली करेज दिखाना या फिर निडर होना। बेसिकली जैसे वॉर का टाइम होता है तो आप निडर होके जब लड़ते हो तो उसको कहते हैं वेलर। देन पथिनेन किलकनक्कू, इसमें 18 वर्क्स के बारे में लिखा गया है, जो एथिक्स और मॉरल से ये वर्क जो है वो डील करता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है तिरुकुरल, जो कि थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। अब 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्क्स आ जाते हैं जो कि संगम पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें संगम एज के टाइम पे किस तरीके की पॉलिटी थी, सोसाइटी कैसी थी, वो हमें शिलापथिगरम जो कि इलांगो एडिगल के द्वारा लिखी गई है, और मणिमेगलाई जो कि सितलाई सतनर के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हमें संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी के बारे में बताते हैं। अब कुछ और सोर्सेज भी मिले हैं
संगम लिटरेचर के अलावा, जो कि ये दर्शाते हैं कि वेस्टर्न नेशंस के साउथ इंडिया के साथ भी कॉन्टैक्ट्स थे। जैसे कि जो ग्रीक ऑथर्स हैं लाइक मेगस्थनीज हैं, स्ट्रैबो, प्लाइनी, टॉलेमी, ये जो है कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स के बारे में मेंशन करते हैं कि वेस्टर्न नेशंस के साउथ इंडिया के साथ कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें चेरास, चोला, पांड्या रूलर्स को ये दिखाया गया है कि मौर्यन एम्पायर की जो पूरा बाउंड्री थी, ये बॉर्डर दर्शाया गया था। तो हमने जब मौर्यन एम्पायर पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि अशोका ने पूरा यहाँ तक, ये पूरा मौर्यन एम्पायर था ऊपर से लेकर के, बस ये वाला एरिया जो है, छोटा सा ये वाला एरिया, ये छोड़ करके पूरा मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था। ठीक है, अब ये वाले एरिया को अशोका के इंस्क्रिप्शंस में ये दर्शाया जाता था कि ये पूरा एरिया बॉर्डर कहा जाता था, मौर्यन एम्पायर का बॉर्डर। ठीक है, तो ये चेरास, चोला, पांड्यास का, ये मौर्यन एम्पायर के साउथ में थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, अब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खरावेला ऑफ कलिंगा की, उसमें भी तमिल किंगडम्स के बारे में मेंशन किया गया है। और ये सब चीज़ें हमें किस तरीके से पता लगती हैं? एक्सकावेशन से। ठीक है, तो एक्सकावेशंस हुई कुछ अलग अलग सिटीज़ में, जैसे अरिकामेडू, पूंपुहार एंड कोदुमनल, इन सब प्लेसेस में। वो एक्सकावेशन से हमें ये पता लगा कि ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ मौजूद थी, इस टाइम पर हो रही थी। संगम लिटरेचर का पीरियड कौन सा था? तो अब जब क्रोनोलॉजी की बात आती है कि संगम लिटरेचर की क्रोनोलॉजी किस प्रकार की थी, पहली कौन सी चीज़ हुई, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ हुई, तो ये जो है काफ़ी डिस्प्यूटेड टॉपिक बना रहा है। संगम क्रोनोलॉजी का जो है फैक्ट यहाँ पर लाई करता है कि गजभागु सेकंड ऑफ श्रीलंका एंड चेरन सेंगुटुवन ऑफ चेरा डायनेस्टी, ये जो हैं दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, दोनों इस टाइम के बिलोंग करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों फैक्ट कौन कंफर्म करते हैं? तो कुछ लिटरेरी वर्क्स जो हैं, जैसे कि शिलापतिगरम और दीपावंसा महावंसा, ये तीनों ही जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये फैक्ट को कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये दोनों कंटेम्प्रेरीज माने जाते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं, उससे ही हम संगम क्रोनोलॉजी का आइडिया लगा पाते हैं। साथ में जो रोमन कॉइन्स हैं, जो कि रोमन एम्परर्स के द्वारा 1st सेंचुरी AD में इशू किए गए थे, वो भी बहुत सारे तमिलनाडु में पाए गए हैं, जिससे कि हमें पता लगता है संगम लिटरेचर, संगम क्रोनोलॉजी के बारे में। इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल डेट्स मानी जाती हैं संगम लिटरेचर की, वो 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक फिक्स की जाती हैं। और किन बेसिस पे ये फिक्स की जाती हैं? लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकावेशंस वगैरह हैं, तो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे, साथ में न्यूमिस्मैटिक एविडेंस। न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स की स्टडी, इन सब के कॉइन्स के एविडेंसेस पर हम बता सकते हैं कि 3rd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक संगम लिटरेचर जो है वो फिक्स की जाती है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो जो तमिल कंट्री है उसमें 3 डायनेस्टी ने रूल किया था। सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी चेरास, चोलास, पांड्यास। तो संगम एज के टाइम पर ये तीनों डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। और अब हम ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री किस प्रकार की थी, वो सारी हमें लिटरेरी सोर्सेज से पता लगती है। ठीक है, तो जितने भी लिटरेरी रेफरेंसेस हैं उनसे हमें पता लगती है। चेरास के सबसे पहले हम बात करते हैं। चेरास जो है, उन्होंने अभी आज का जो केरला है वो सारे पार्ट पे इन्होंने रूल किया था। उनकी कैपिटल थी वंजी, और बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे कुछ, जैसे कि तोंडी एंड मुसीरी। ये 2 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स इस टाइम पे चेरास के थे। अब इनके जो गार्लैंड्स वगैरह, जो हार यूज़ करते हैं ये, तो पल्मायरा फ्लावर्स है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसके बने हुए ये लोग हार यूज़ करते थे उस टाइम पर। एंड पुगलूर इंस्क्रिप्शन है 1st सेंचुरी AD का, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। तो इससे बात की गई है जो चेरा रूलर्स हैं उनकी 3 जनरेशन्स के बारे में बात की गई है। तो पडिरूपट्टू जो है वो भी चेरा किंग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी सोर्स। यहाँ पर कुछ फेमस रूलर्स बताए गए हैं इस डायनेस्टी के, तो यहाँ पर आप इनके नाम पढ़ सकते हो। तो जैसे भी प्रोनाउंस करना है, ये नाम आप अपने आप प्रोनाउंस कर लेना। तो ये कुछ फेमस रूलर्स माने जाते हैं चेरा डायनेस्टी के। जो सारे रूलर्स बताए हैं आपको, फेमस रूलर्स, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो हैं चेरन सेंगुटुवन, जो कि 2nd सेंचुरी AD से बिलोंग करते हैं। उनके जो यंगर ब्रदर, उनके जो छोटे भाई हैं वो हैं इलंगो एडिकल, जिन्होंने शिलापतिगरम भी लिखी थी, जो अब पहले बताया था ना आपको, एक बुक जो शिलापतिगरम इन्होंने लिखी थी, इलंगो एडिकल, जो कि चेरन सेंगुटुवन के छोटे भाई थे। तो चेरन सेंगुटुवन ने बहुत सारे मिलिट्री अचीवमेंट्स भी उन्होंने लीड किए थे, और उनका एक एक्सपेडिशन भी उन्होंने लीड किया था हिमालयाज़ पर। तो वो सबसे
रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स को भी इन्होंने हराया था, तो ये बहुत एक फेमस रूलर माने जाते हैं। देन सेंगुटुवन जो है उन्होंने पट्टिनी कल्ट या फिर कन्नगी जो कि आइडियल वाइफ की तरह माना जाता है, उनकी पूजा को भी, उनका पूजा करना, ये सब चीज़ें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी तमिलनाडु में। अब जो ये कन्नगी जो आइडियल वाइफ मानी जाती हैं, इनकी पूजा होती थी, कन्नगी जो कि आइडियल वाइफ मानी जाती हैं, उनकी पूजा करने के लिए जो इनकी जो मूर्ति बनाई गई थी वो उस पत्थर से बनाई गई थी, जो पत्थर वो अपने हिमालयन एक्सपीडिशन से लेकर आए थे। और ये जो कंसिक्रेशन सेरेमनी है वो बहुत सारे प्रिंसेस के द्वारा अटेंड की गई थी, जिनमें गज भागु सेकंड फ्रॉम श्रीलंका वाज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये एरिया पूरा, दिस एरिया बिलोंग्स टू ये पूरा चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब बात करते हैं चोलास की। तो चोला किंगडम जो है संगम पीरियड का, वो अभी आज का जो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेकर के सर्दर्न आंध्र प्रदेश तक ये एक्सटेंड करता है, तो ये पूरा एरिया आता है। और इनकी जो कैपिटल है वो पहले उरायूर में थी, उसके बाद ये कैपिटल जो है शिफ्ट होकर पुहार कर दी गई थी। करिकला एक बहुत फेमस किंग थे संगम चोलास के। पट्टिना पल्लई जो है उसमें अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी अर्ली करिकला जो है उनके अर्ली लाइफ के बारे में, उन्होंने जो मिलिट्री कन्केस्ट किए थे, जो अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने जीत हासिल की थी, इन सब के बारे में पोर्ट्रे किया गया है। तो ये एक लिटरेरी वर्क है। और एक बैटल हुआ था, ये बहुत फेमस बैटल था, बैटल ऑफ वेन्नी। इसमें क्या हुआ था कि करिकला ने एक बहुत बड़ी कन्फेडरेसी थी उसको डिफीट किया था, जिस कन्फेडरेसी में चेराज, पांड्याज और 11 माइनर चीफ्टेन्स भी मौजूद थे। तो ये बहुत सारे संगम पोएम्स में ये इवेंट जो है वो मेंशन किया गया है कि मतलब एक किंग ने, जो संगम चोला किंग था करिकला, उन्होंने कितने सारे, इतनी बड़ी कन्फेडरेसी को हराया था उन्होंने, जो कि चेरास, पांड्यास और 11 जो माइनर चीफ्टेन्स थे वो भी, ये सारे सबको मिलके इन्होंने हराया था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मानी जाती है। संगम पोएम्स में ये मेंशन भी किया गया है ये पूरा इवेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था वहाई परंदलाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल था जिसमें 9 एनिमी चीफ्टेन जो हैं इनके खिलाफ ये लड़े थे, और ये 9 के 9 एनिमी जो चीफ्टेन थे इनको करिकला जो कि एक चोला किंग थे उन्होंने हराया था। और ये 9 जो एनिमी चीफ्टेन थे वो इनके अंडर आ गए थे। उसके बाद इन्होंने सबमिट कर दिया था उनके अंडर कि ठीक है कि हम हार मानते हैं। उसके बाद जो करिकला की जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, उनको पूरी तमिलनाडु कंट्री का एक भगवान की तरह के तरीके से ये बना दिया था। ठीक है, तो पूरा तमिल कंट्री जो है वो उनके अंडर आ गई थी। जो ट्रेड और कॉमर्स थे वो उनके टाइम पे बहुत अच्छे फ्लरिश किए थे, क्योंकि हर जगह उन्होंने इतना बड़ा एरिया अगर अपने अंडर ले लिया था, ट्रेड कॉमर्स जो है उस टाइम पर चल ही रहा था, तो वो भी काफ़ी फ्लरिश किया था। साथ में उन्होंने जितनी भी फॉरेस्ट लैंड थी उसको वापस से रिक्लेम किया और कल्टीवेशन के अंदर लेके आए, जिसकी वजह से लोगों में प्रॉस्पेरिटी भी आई थी। उन्होंने एक इरिगेशन टैंक्स वगैरह भी बहुत कंस्ट्रक्ट करवाए थे, और उन्होंने कलनई जो है वो बिल्ड किया था, एक डैम कावेरी रिवर पे, और बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराए थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं पांड्यास के बारे में। तो आज का जो सदर्न तमिलनाडु एरिया है वो पूरा एरिया पांड्यास ने रूल किया था। उनकी जो कैपिटल है वो है मदुराई। जो सबसे पुराने किंग्स थे पांड्यन डायनेस्टी के, वो ये सारे किंग्स थे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब 2 नेदुनचेलियंस थे, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट नेदुनचेलियन है उनको कहा जाता था, इनका नाम आप पढ़ सकते हो। तो इनको ये कहा जाता था कि जो आर्यन फोर्सेस पे जितने भी आर्यंस थे आए थे उनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो फर्स्ट जो नेदुनचेलियंस थे उनको ये कहा जाता था। तो उन्होंने कोवलन जो है उनको भी एग्जीक्यूट किया था, और जिसके वजह से कन्नगी ने मदुराई को बर्न कर दिया था। तो कोवलन बेसिकली है क्या, जो मैंने आपको एक तमिल लिटरेरी सोर्स बताया था ना, शिलापत्तिकरण, तो ये जो लिटरेरी सोर्स है ये एपिक है बेसिकली, शिलापत्तिकरण। तो इसमें, इस तमिल एपिक में एक कैरेक्टर है
जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है कोवलन। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। तो ये एक तमिल लिटरेरी सोर्स में मेंशन किया गया है, एक कैरेक्टर है। तो दूसरा जो है, जो दूसरे सेकंड नेदुन चेलियन है, जो कहा जाता है कि उन्होंने ये एक बैटल लड़ा गया था, उस बैटल पर इन्होंने जीत हासिल की, तलैया लंगनम कहा जाता था। तो ये सेकंड नेदुन चेलियन थे। उन्होंने नकीरर और ये दो पर्सन थे, उन दोनों ने भी इनको काफ़ी प्रेज़ किया था। और उन्होंने अपना टाइटल जो है, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तलैयालंगनम, बैटल ऑफ तलैयालंगनम, जो कि तांजौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये एक बैटल हुआ था जिसमें उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनको हराया था। और इस विक्ट्री के बाद नेदुन चेलियन ने पूरे तमिलनाडु पर अपना हक जमा लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था, पूरा तमिलनाडु उनके अंडर आ गया था। फिर एक और लिटरेरी वर्क आता है मानगुडी मरुथनर के द्वारा लिखा गया मदुराई कंजी, ठीक है, जिसमें जो पांड्या कंट्री है उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा गया है। और एक सी पोर्ट है कोरकाई, वो कैसे फ्लरिश करता है, ये सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर लिटरेरी सोर्स में लिखा गया है। और जो सबसे लास्ट फेमस पांड्यन किंग होते हैं वो होते हैं उगीरा पेरुवलुदी, ठीक है। जो पांड्यन रूल है संगम एज के टाइम पर, वो जैसे कालाभ्राज होते हैं, तो कालाभ्राज जैसे ही इन्वेड करते हैं पांड्यन डायनेस्टी को, तो ये पांड्यन रूल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। तो ये अलग रूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे माइनर चीफटेन्स के बारे में। अब जो माइनर चीफटेन्स हैं उन्होंने भी संगम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीफटेन्स यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो वो अपनी फिलैंथ्रोफी और जो तमिल पोइट्स की जो पेट्रोनेज है इसके लिए काफ़ी फेमस है, जैसे परी, करी, ओरी, नली, पेगन, आए, अद्यामन। तो ये सारे जो है अपनी फिलैंथ्रोफी और पेट्रोनेज जो है उसके लिए फेमस थे तमिल पोइट्स की। फिलैंथ्रोफी होता है मतलब कि जैसे जो लोग बहुत ही नीडी हैं, जो नीडी गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो तमिल पोइट्स जो हैं, जितने भी जो ऐसे जो भी नीडी होंगे, उनको हेल्प करना और उनको सपोर्ट करना, उनको और बढ़ावा देना। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, माइनर चीफटेन्स थे, वो इसके लिए जाने जाते हैं। इसलिए उनको कदाई येलू वललगल भी कहा जाता है। अब ये जो है चेरास चोलास पांड्यास के सबॉर्डिनेट थे, उनके नीचे थे, बट ये बहुत ही अपने अपने रीजन्स में काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पावरफुल माने जाते थे। उसके बाद हम संगम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेरिडिटरी मोनार्की उस टाइम पर चल रही थी। तो हेरिडिटरी मोनार्की वाज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संगम पीरियड के दौरान में। तो किंग जो है, पर उसके पास कुछ एडवाइज़र्स होते थे, तो उनसे एडवाइस लेके आगे काम करते थे। और यही सेम चीज़ जो है हमने मॉडर्न टाइम पे भी देखी थी। तो अगर आपको ये कंपेयर करने की बात आती है या किसी तरीके से रिलेट करने की बात आती है, तो ये आप कर सकते हो कि कैसे मॉडर्न टाइम, संगम पीरियड, आप पॉलिटी को दोनों को रिलेट कर सकते हो। तो किंग जो है वो अपने मिनिस्टर की, कोर्ट पोएट की और जो उनके इम्पीरियल कोर्ट या अवाए है उसकी बात सुन करके, उनकी एडवाइस ले करके आगे काम करते थे। जो चेरा किंग्स हैं उनको अलग अलग टाइटल्स मिले हुए थे, तो यहाँ से आप उनके टाइटल्स के नाम पढ़ सकते हैं। और जो चोला किंग्स थे जैसे कि सेनी, वलवन, केली एंड पांड्या किंग्स थे, थेनावर एंड मिनावर, ये सारे टाइटल जो हैं इनको मिले हुए थे। तो चेरा किंग्स के टाइटल हो गए, चोला किंग्स के ये टाइटल हो गए और पांड्या किंग्स के ये दोनों टाइटल हो गए। तो ये आप पढ़ सकते हो। ऑल्दो ये जो टाइटल्स हैं दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट। अब देखो, संगम डायनेस्टी का एक रॉयल एम्बलम था कि पांड्यास के लिए एक कार्प है। यहाँ पर आप देख सकते हो पांड्यास का ये रॉयल एम्बलम है, ये कार्प है, ठीक है। और चोलास के लिए ये टाइगर का एम्बलम है और चेरास के लिए ये बो का एम्बलम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इम्पीरियल कोर्ट, जिसको अवाई भी कहा जाता था, बहुत सारे चीफ्स और ऑफिशियल्स जो थे उनके द्वारा ये अटेंड किया जाता था। उसके बाद किंग जो है उनको बहुत एक लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स थे, वो उनको असिस्ट करते थे। अब ये जो बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स हैं कि एक पूरा ग्रुप हो गया मान लो, ठीक है, ये ऑफिशियल्स की एक पूरी बॉडी हो गई, ये किंग को सलाहें देने के लिए काम आती है। तो किंग जो है वो इनकी एडवाइस पर काम करते थे। अब ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको भी यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनको 5 काउंसिल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये 5 काउंसिल कौन कौन से हो गए? एक हो गए मिनिस्टर्स, ठीक है, एक हो गए मिनिस्टर्स जिनको अमेचर भी कहा जाता है। फिर दूसरे हो गए प्रीस्ट जिनको अथनर कहा जाता था। तीसरे हैं
मिलिट्री कमांडर्स जिनको सेनापति कहा जाता था, चौथे हैं एनवॉयज जिनको तुतर भी कहा जाता था, और पांचवे हैं स्पाइज जासूस जिनको ओरर भी कहा जाता था। तो ये जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई थी संगम एज के टाइम पर, ठीक है। तो अच्छा पॉलिटी अच्छी देखी गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देखा गया था उस टाइम पर। एक रेगुलर आर्मी भी होती थी, हर एक रूलर को एक रेगुलर आर्मी मिलती थी, साथ में उनके एक रिस्पेक्टिव कोदीमरम जो कि ट्यूटेलरी ट्री था वो भी मिलता था उनको। एंड देन लैंड रेवेन्यू जो था वहीं से ही स्टेट की इनकम आती थी, और कस्टम ड्यूटी भी फॉरेन ट्रेड पे लगाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। तो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वेल एडमिनिस्टर्ड एक सिस्टम चला आ रहा था संगम एज के टाइम पर। उसके बाद अब पट्टिनापल्लई जिसमें कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में भी बात की गई है। तो ये जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं उससे हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पर मौजूद थी। कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में बात की गई हैं, जो कि पुहार एक सी पोर्ट है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, दिस इज़ पुहार। तो ये जो सी पोर्ट है इस यहाँ पर जो भी कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉय किए गए थे उनके बारे में पट्टिनापल्लई में बात की गई है। साथ में बूटी जो भी वॉर में कैप्चर होती थी, जो भी जैसे आप लड़ाई हुई, ये ए मिलिट्री है, ए रूलर की मिलिट्री है, ये बी रूलर की मिलिट्री है। मान लो ए रूलर बी रूलर पर अटैक कर देता है और बी वाला जो है हार जाता है, तो अब बी के जितनी भी चीज़ें सामान जो है, जो बचा कुचा सामान इनको मिल गया ना, जैसे कुछ भी अगर आपको मिल गया तो ये सारा जो है वो ए रूलर अपने पास ले जाएगा। तो इसको ये जो सामान बचा कुचा ये मिलता है ना, इनको कहते हैं बूटी के। हमने जो ले आए वहाँ से, जो ये लोग हार गए थे और ये भाग गए छोड़ के ये वाला सामान, तो इसको जो ये बूटी कैप्चर हुई थी वॉर्स में, तो वो भी जो रॉयल ट्रेजरी है उसके इनकम में आ जाती है। ये भी ये लोग इसमें ही रॉयल ट्रेजरी में ही शामिल हो जाती है। फिर रोड्स और हाईवे जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन थे, और पूरे दिन रात उनको गार्ड भी किया जाता था ताकि डकैतियाँ ना हो या स्मगलिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम उस टाइम पर मौजूद था। अब बात करते हैं संगम सोसाइटी के बारे में। तो तोल्काप्पियम जो लिटरेरी वर्क है उसमें 5 फोल्ड डिवीज़न किया गया है लैंड का, ठीक है। तो जितनी भी लैंड्स होती हैं उनका आप 5 तरीके से उनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से डिवाइड किया है? एक है कुरिंजी जो कि हिली ट्रैक्स हो गए, ठीक है। तो इनके जो चीफ डाइटी थे, किनकी पूजा होती थी यहाँ पर, जो हिली ट्रैक्स वाली लैंड होती थी, कुरिंजी जो होती थी, यहाँ के जो चीफ डाइटी है मुरुगन माने जाते थे। और इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन होता था वो होता था हंटिंग का और हनी कलेक्शन का, ठीक है, शहद कलेक्ट करना और हंटिंग करना। तो ये सब जो है ये इनका चीफ ऑक्यूपेशन माना जाता था, चीफ डाइटी मुरुगन। देन पैस्टोरल लैंड होती थी जिनको मुलाई कहा जाता था। तो इनके जो चीफ डाइटी थे कि किसकी पूजा करते थे, तो मायान की, जो कि विष्णु भगवान कहा जाता है, उनकी पूजा करते थे। और इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन माना जाता था तो कैटल रियरिंग का और डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करना, ये सारा जो है इनका काम होता था, चीफ ऑक्यूपेशन ये काम करते थे। अब तीसरी लैंड आती थी एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि मरुदम भी कहा जाता है। इनके जो चीफ डाइटी हुआ करते थे वो थे इंद्र। तो इंद्र की पूजा ये लोग करते थे, और इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन होता था, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्रीकल्चर इनका चीफ ऑक्यूपेशन था, ठीक है, एग्रीकल्चर किया करते थे ये लोग। तो नेक्स्ट है नीडल जो कि कोस्टल लैंड मानी जाती है। इनके जो चीफ डाइटी थे वो थे वरुणन, तो वरुण इनके चीफ डाइटी थे। और इनका जो चीफ ऑक्यूपेशन था, कोस्टल लैंड है तो क्या ऑक्यूपेशन होगा, फिशिंग है, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये इनका चीफ ऑक्यूपेशन माना जाता था। अब नेक्स्ट है डेजर्ट लैंड जिनको पलाई भी कहा जाता है। इनके जो चीफ डाइटी है वो है कोरवई, जो कोरवई की पूजा की जाती थी, पूजा करते थे ये लोग, और इनका चीफ ऑक्यूपेशन था रॉबरी, ठीक है। तो डकैती करना, डेजर्ट एरिया है तो क्या करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, तो डकैती करना इनका मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था। अब जितने भी लोग ये 5 डिवीज़न ऑफ लैंड में रहते थे वो अपना अपना उनका एक चीफ ऑक्यूपेशन होता था, और अपने अपने उनके भगवान होते थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। तो इस तरीके से ये 5 तरीक़ों में ये डिवाइड कर दिया गया है। अब तोल्काप्पियम जो है वो 4 कास्ट के बारे में बात करता है। एक है अरासर, देन अंथनार, वनीगर एंड वेलेलर। जो रूलिंग क्लास थी उनको अरासर कहा जाता है। अंथनार्स जो है वो संगम पॉलिटी और रिलीजन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। वनीगर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, और ये काम होते थे उनके ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह। और जो
वल्ललास हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे वो लोग। और भी कुछ अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे जैसे कि परथावार, पनर, एयनार, कदम्बर, मरवर, पुलायर, ये सारे जो है वो संगम सोसाइटी में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो पाए जाते थे। कुछ पुराने प्रिमिटिव ट्राइब्स भी थे, ये सारे कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो भी इस टाइम पर मौजूद थे, थोडास, इरुलास, नागाज एंड वेदार्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिलीजन। तो रिलीजन की अगर बात करते हैं तो संगम पीरियड में जो प्रिमिटिव डाइटी थे जिनकी पूजा की जाती थी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो भगवान उस टाइम पर माने जाते थे तो सेओन या फिर मुरुगन भी माना जाता है, जो कि तमिल गॉड कहा जाता है इनको, मुरुगन को। और मुरुगन की जो पूजा की जाती थी तो ये एंशंट ओरिजिन और जो फेस्टिवल्स हैं गॉड मुरुगन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है तंगम लिटरेचर में मेंशन की गई हैं। और गॉड मुरुगन जो है उनको 6 अबोर्ड्स से ऑनर किया जाता है, जिसको अरुपदाई वीडू भी कहा जाता है। अबोर्ड्स मीन्स के स्थान जहाँ पर उनको रखा जाता होगा, तो उनके स्थान जो हैं 6 अबोर्ड से उनको ऑनर किया जाता है। और भी कुछ अलग अलग भगवान थे जो कि संगम पीरियड के दौरान इनकी पूजा की जाती थी। मेओन विष्णु भगवान, विंदन इंद्रन, ठीक है, वरुणन एंड कोरवई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अलग अलग जो भगवान थे, इन्हीं सब भगवान की पूजा की जाती थी। अब हीरो स्टोन या फिर नादुकल वर्शिप जो है वो भी संगम पीरियड में हो रहा था। हीरो स्टोन जो है वो जितने भी जैसे वॉरियर जो बैटल में लड़े थे, जितने भी जो ब्रेव वॉरियर्स थे, कोई भी लड़ाई लड़ने गए वो बैटल में, जो भी जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये हीरो स्टोन जो है वो इरेक्ट कर दिया जाता था। तो बहुत सारे हीरो स्टोन जो है वो ऐसे इरेक्ट किए गए और इनके ऊपर जितने भी लेजेंड्स थे उनके नाम जो है वो इंस्क्राइब किए गए हैं। तो ये तमिलनाडु में आपको पाए जाएंगे। और जो जैसे कोई पर्सन है वो अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको भी पूजा जाना, इनकी भी पूजा होना जो है वो एक ग्रेट एंटिकिटी माना जाता था। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से ये नाम जो है यहाँ पर ये इनको लेजेंड जो है ये यहाँ पर इंस्क्राइब कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर देखो पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई है, तो इनको इंस्क्राइब किया जाता था और इनकी पूजा की जाती थी। तो ये भी प्रैक्टिस उस टाइम पर चली आ रही थी। विमेन की पोजीशन किस प्रकार की थी? तो देखो संगम लिटरेचर जो है विमेन की पोजीशन पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। विमेन पोइट्स थी कुछ, अवैयर एंड नचिलैयर, देन ककाई पडिनियर। तो ये सारे जो है वो तमिल लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया ये सारी विमेन पोएट्स ने। और इस टाइम पर संगम एज टाइम पर ये काफ़ी फ्लरिश भी की थी। विमेन की करेज जो है वो बहुत सारी पोएम्स में अप्रिशिएट की जाती है। करपू या फिर चेस लाइफ जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू माना जाता है विमेन का। चेस लाइफ बेसिकली होती है कि प्योरिटी ऑफ विमेन मानी जाती थी, कि मतलब कि एक विमेन जो है उनके किसी भी पर्सन के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, बस एक ही पर्सन के साथ रहे हैं जिनसे उनकी शादी हुई है। तो ये जो करपू कहा जाता था, इसको चेस लाइफ जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू माना जाता था विमेन का, कि सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती थी विमेन की। लव मैरिज जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस थी उस टाइम पर। विमेन जो है उनको पूरे आज़ादी दी जाती थी कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स चूज़ कर सकती हैं, जिनसे वो शादी करना चाहें वो कर सकती हैं। विडोज़ की लाइफ जो है वो काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पर। सती का सिस्टम भी, जो प्रैक्टिस है सती की प्रैक्टिस भी उस टाइम पर हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी में प्रेवलेंट थी, तो चल रही थी। ऐसा नहीं है कि लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में चल रही थी, हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी में सती की प्रैक्टिस जो है वो चल रही थी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत करना। साथ में डांसर्स की क्लास जो है वो भी किंग्स और नोबल्स के द्वारा पेट्रनाइज की जाती थी, तो इनको डांसर्स को भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता था। फिर फाइन आर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो पोएट्री, म्यूज़िक, डांसिंग जो है वो संगम एज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे। और पोइट्स को काफ़ी लिबरल डोनेशंस भी दिए जाते थे। जैसे कोई भी किंग है, चीफ्टेन, नोबल्स हैं, ये लोग खुश हो गए किसी पोइट से कि वाह क्या कविता सुनाई है, तो उनको ना बहुत अच्छी अच्छी डोनेशंस, बड़ा बड़ा इनाम जो है उनको दे दिया जाता था। तो अच्छी लिबरल डोनेशंस दी जाती थी। फिर रॉयल कोर्ट्स में सिंगिंग बार्ड्स भी मौजूद थे, जैसे कि पनर और विरालियर, ये दोनों सिंगिंग बार्ड जो हैं वो मौजूद थे रॉयल कोर्ट्स में। और इन सिंगिंग बार्ड्स को बेसिकली इरुलुर भी कहा जाता था, ठीक है, इरुलुर कहते थे इनको। और ये सिंगिंग बार्ड्स देखो होता क्या है, तो बेसिकली जैसे म्यूज़िक कंपोजर्स हो गए मान लो, ठीक है, तो ये म्यूज़िक कंपोजर्स हो गए, या फिर कोई गाना गा के और प्रेज़ करना, ठीक है,
कोई भी किंग है जो उनको प्रेज़ करना गाना गा के, तो ये रॉयल कोर्ट्स में ये सिंगिंग बार्ड जो है उस टाइम पर मौजूद होते थे। तो ये दोनों सिंगिंग बार्ड्स। अब ये फोक सॉन्ग्स में, फोक डांसेस में काफ़ी एक्सपर्ट भी थे। तो ये म्यूज़िक और डांसिंग का जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, हाईली डेवलप्ड था संगम एज के दौरान पे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ याज एंड ड्रम्स जो है वो संगम लिटरेचर में रेफ़र किए गए हैं। डांसिंग जो है वो कनिगैयर के द्वारा परफॉर्म की जाती थी। कूथू जो है वो एक बहुत पॉपुलर एंटरटेनमेंट माना जाता था लो में। अब इकोनॉमी कैसी थी संगम एज के दौरान? एग्रीकल्चर सबसे चीफ ऑक्यूपेशन माना जाता था। मेन जो प्रैक्टिस किया जाता था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें कॉमन क्रॉप राइस हुआ करती थी। तो राइस वॉज अ कॉमन क्रॉप। रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन और बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स जो हैं वो भी और तरीके की क्रॉप्स हुआ करती थी। जैक फ्रूट, पेपर जो है वो चेरा कंट्री में काफ़ी फेमस था। पैडी चोला और पांड्या कंट्री में काफ़ी फेमस थी। तो पैडी जो है एक चीफ क्रॉप मानी जाती थी चोला एंड पांड्या कंट्री में। हैंडीक्राफ्ट्स थे संगम पीरियड के, काफ़ी पॉपुलर थे। तो इसमें वीविंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स बनाना, बीड, स्टोन्स और आइवरी का यूज़ करके लोग ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन प्रोडक्ट्स के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड में। और तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे, दोनों ही अपने पीक पर थे संगम पीरियड के दौरान पे। स्पिनिंग और वीविंग की अगर हम बात करें तो कॉटन और सिल्क क्लोथ का स्पिनिंग और वीविंग जो है वो उस टाइम पर चल रहा था। बहुत हाई क्वालिटी कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स उस टाइम पर मिलते थे। और पोएम्स कुछ ऐसी लिखी गई हैं जिनमें कॉटन क्लोथ्स का मेंशन किया गया है कि कॉटन क्लोथ जो है वो एक बादल की स्टीम से भी पतले हुआ करते थे, और एक स्लो जो है स्नेक का उससे भी पतले हुआ करते थे कॉटन क्लोथ। और तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इन कॉटन क्लोथ्स की काफ़ी डिमांड थी। तो उरैयूर जो था वहाँ पर जितने भी उरैयूर में बनाए गए जो कॉटन क्लोथ्स थे वेस्टर्न वर्ल्ड में इनकी काफ़ी डिमांड थी, जिसकी वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड भी काफ़ी फ्लरिश कर रहा था। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड दोनों बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थे और संगम एज में काफ़ी अच्छे से ये चलते आ रहे थे। अब जो संगम लिटरेचर है, ग्रीक और रोमन अकाउंट्स और जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं वो सारे हमें इन सब्जेक्ट्स पे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मर्चेंट्स हैं वो अपने गुड्स जो है वो कार्ट्स के थ्रू और एनिमल बैक पर जगह जगह लेकर जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर मोड ऑफ व्हीकल्स वगैरह उस टाइम पर तो था नहीं। तो आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप क्या यूज़ करोगे, तो आप कार्ट्स यूज़ करते थे अपनी जो सामान लेके जाना होता था, या एनिमल के बैक पर लाद के आप वो लेके जाते थे जगह जगह। इंटरनल ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम पे चलता आ रहा था। एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो साउथ इंडिया और ग्रीक किंगडम्स के बीच में चलता आ रहा था। अब उसके बाद जब रोमन एम्पायर आ गया तो रोमन ट्रेड जो है वो उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी। फिर पोर्ट सिटी जो मैंने आपको दिखाई थी पुहार में, जो पोर्ट सिटी थी सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है, वो फॉरेन ट्रेड का एक एम्पोरियम बन गई थी। तो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं इस पोर्ट पर आती थी बहुत प्रेशियस गुड्स के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा एम्पोरियम ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है पुहार सिटी, पोर्ट सिटी बनती हुई दिखाई दे रही थी। और भी कुछ अलग अलग पोर्ट्स थे कमर्शियल एक्टिविटी के, जैसे टोंडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिक्कामेडू एंड मरक्कनम। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स चलते आ रहे थे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। अब पेरिप्लस के जो ऑथर थे वो भी फॉरेन ट्रेड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस वाज आल्सो अ लिटरेरी सोर्स। बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो कि रोमन एम्प्रेस के द्वारा इशू किए गए थे वो भी पाए गए हैं। रोमन एम्प्रेस जैसे कि ऑगस्टस, टिबेरियस एंड नेरो, ये भी तमिलनाडु में के बहुत सारे पार्ट्स में ये गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन रोमन एम्प्रेस के द्वारा इशू किए गए हमें पाए गए हैं। तो ये जो कॉइन्स हैं वो ये बताते हैं कि उस टाइम का ट्रेड कैसा होता था। रोमन ट्रेडर्स की प्रेजेंस के बारे में बताते थे तमिल कंट्री में। जो मेन एक्सपोर्ट्स माने जाते हैं संगम एज में वो थे कॉटन फैब्रिक, जो कि सबसे अच्छे माने जाते थे, क्वालिटी मानी जाती थी कॉटन फैब्रिक्स की। स्पाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक और आइवरी प्रोडक्ट्स हो गए, पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स या ऑर्नामेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मेन एक्सपोर्ट संगम एज के टाइम पे ये चल रहे थे। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के थे, इसीलिए ये बाहर भेजे जाते थे जगह जगह। गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन ये सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स थे। तो हम अपने देश में क्या मंगा रहे थे उस टाइम पर, तो संगम एज में क्या इम्पोर्ट क्या हो रहा था, तो सोना इम्पोर्ट होता था, गोल्ड, स्वीट वाइन, ये सब इम्पोर्ट हो रहे थे। अब एंड ऑफ संगम एज के बारे में पढ़ते हैं। देखो 3rd सेंचुरी AD के एंड तक आते आते संगम पीरियड जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था।
कालाभ्राज जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने फिर आकर के पूरी तमिल कंट्री को ऑक्यूपाई कर दिया था। जो मैंने बताया था आपको पांड्यास के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो कालाभ्राज के बारे में बताया था ना कि कालाभ्राज के आने के बाद पांड्यन कंट्री जो है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो बस कालाभ्राज आते हैं, वो पूरी तमिल कंट्री को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 2.5 सेंचुरी, 2.5 सेंचुरी तक ये लोग पूरा रूल कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए कालाभ्रा रूल के बारे में तो अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। बट जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है वो ये माने जाते हैं कि उस टाइम पर काफ़ी प्रोमिनेंट थे, तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को काफ़ी माना जाता था। अब पल्लवा जो है नॉर्दर्न तमिलनाडु में और पांड्याज सदर्न तमिलनाडु में, ये कालाभ्राज को तमिल कंट्री में से निकालते हैं और फिर पल्लवाज और पांड्या जो है वापस से अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है, तो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो और इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था संगम एज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।